वेलकम टू क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। तो जैसा कि हमने कल आप लोगों को बताया था कि हम नेक्स्ट डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस के साथ आएंगे, जो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम ऐसे सेंटेंस के बारे में आपको बताएंगे जो अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं और हमको परेशान करते हैं। इसमें हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। ठीक, इसमें कॉन्सेप्ट भी हम बताएंगे और इसके बाद एग्जाम्पल भी बताएंगे। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो सर्वप्रथम उसका एक ओवरव्यू लेते हैं जो हमने पढ़ाया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने बताया था, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया है और इसके बाद ता है ती है ते हैं, यानी वर्ब आनी चाहिए, वर्ब प्लस ता है ती है ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हमने हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आप लोगों को बताएगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। ही सी इट या किसी का नाम आ जाए तो वहाँ पर लगाते हैं डज। आई यू वी दे बहुवचन कर्ता के साथ लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब डू, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब आज इसके बाद हमने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस के बारे में हम डिटेल से जाना था, कहाँ हम यस लगाते हैं कहाँ यस लगाते हैं, उसका भी एक ओवरव्यू लेते हैं। देखो, जब कर्ता एक वचन होगा और किसी वर्ब के अंत में अगर वावेल आ रहा है, वावेल AEIOU, अगर कर्ता एक वचन है और किसी वर्ब के अंत में वावेल आ रहा है तो वहाँ पर हम यस लगाएंगे। कर्ता एक वचन होना चाहिए, ये शर्त है। अगर कर्ता एक वचन हुआ तभी हम वावेल में ईएस लगाएंगे, यानी कि उसमें वर्ब में ईएस लगाएंगे। और अगर कर्ता बहुवचन हुआ तो बहुवचन कर्ता के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं सिंपल सेंटेंस में। ठीक, अब अगर अगर वो एक वचन करता है और वावेल नहीं आ रहा है तो वहाँ पर हम केवल एस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इसके बाद आगे हमने आपको बताया था निगेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव सेंटेंस में हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया डू या डज। तो हमने सर बताया कि डू का प्रयोग कहाँ करते हैं, डज का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल भी पढ़े थे। निगेटिव पढ़ा, निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव का निगेटिव पढ़ा। ठीक, फिर डबल इंट्रोगेटिव पढ़ा और डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव, यानी डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी हमने आपको बताए थे। क्या हो गया, कब हो गया, कहाँ हो गया, कैसे हो गया, ये कुछ वर्ड्स हैं जो डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमने नेक्स्ट डे अपना टॉपिक कंप्लीट किया था पैसिव वॉइस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो उसमें हमने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस की पहचान किससे कैसे करोगे, जब कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा हो, यानी कि 100% अगर कार्य किसी के द्वारा होगा तो वो सेंटेंस वहाँ पर पैसिव वॉइस के रूप में होगा। जब कार्य किसी के द्वारा हो तो वो पैसिव वॉइस में होता है। और हमने इसमें आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। और हमने पहचानने के लिए आप लोगों को बताया था कि जब कार्य किसी के द्वारा करने का भाव हो, जब कार्य किसी के द्वारा करने का भाव हो तो वहाँ पर 100% पैसिव वॉइस होगा। कोई भी पैसिव वॉइस हो सकता है, वहाँ पर प्रेजेंट का हो सकता है, पास्ट का हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। फिर इसके बाद हमने आपको ये बताया कि प्रेजेंट का पैसिव वॉइस हमने बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो इसमें हमने पहचान में आपको बताया था क्रिया प्लस जाती है, जाते हैं, जाते हैं, जाता है, जाती है, जाते हैं आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। इसके बाद हमने इसकी आप लोगों को सहायक क्रिया बताई थी हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है इज एम आर, इज एम आर। और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रयोग करते हैं। देखिए पैसिव वॉइस चाहे जो हो, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सभी जगह ये कॉमन नियम है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आपको लगानी है। ठीक, अब इसके बाद कहाँ इज का प्रयोग कर देंगे, कहाँ आर का, कहाँ एम का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। इज, ही सी इट या किसी का नाम हो, ही सी इट या किसी का नाम हो तो वहाँ पर इज लगाते हैं। ठीक, और आई के साथ एम लगाते हैं। और अगर हमारा कर्ता बहुवचन हुआ, अगर कर्ता बहुवचन हुआ यानी यू वी दे, तो वहाँ पर लगाते हैं आर सहायक क्रिया के रूप में और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, तो चलिए हमने ये जो जितना हमने पढ़ा था उसका हमने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया है। तो इसको पहले अगर आप लोगों ने इसके बाद की क्लासें नहीं देखी हुई, आगे क्लासें, तो आगे क्लासें पहले देखना और इसके बाद तब वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करना। क्योंकि अगर आपको ये पीछे की आपने अगर क्लासें नहीं देखी तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हम केवल आप लोगों को एग्जाम्पल बताने वाले हैं जो आपके इंट्रोगेटिव में होंगे, डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स में होंगे। और ये याद रखना कि इसमें हम 8 से 10 एग्जाम्पल ऐसे कवर करेंगे जो दोनों में होंगे, यानी एक्टिव वॉइस में होगा और पैसिव वॉइस में होगा और मिक्सअप भी होगा इसका, यानी कि
इंट्रोगेटिव हो सकता है, डबल इंट्रोगेटिव हो सकता है, ठीक, कोई भी वर्ड आ सकता है। तो अगर जिसने पीछे के वीडियो स्किप किए हैं तो उससे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया पहले पिछले वीडियो देख कर आएँ, क्योंकि इसमें फिर अगर हम बताएंगे तो इसमें आपको समझ नहीं आएगा, ठीक। तो पहले पिछले वीडियो देखो, अगर तब ना समझ में आए तब हम कमेंट करना, तब हम आपको फिर से दोबारा बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव यानी पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस में एग्जाम्पल, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कपड़े धोए जाते हैं, ये हमको पता होना चाहिए कौन सा किस में, एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में। तो कपड़े धोए जाते हैं यानी कि कपड़े धोए जाते हैं, किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, कपड़े किसी के द्वारा धोए जा रहे हैं, तो ये 100% पैसिव वॉइस में होगा। और पैसिव वॉइस में भी कौन सा पैसिव वॉइस, हमने आपको प्रेजेंट पढ़ाया, इस वजह से ये प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है। क्योंकि देखो जाता है, जाती है, जाते हैं, ये क्रिया आ रही है धोना, ठीक। तो इस वजह से ये प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है। तो देखो द क्लास आर, क्योंकि कपड़े बहुवचन है ना, कपड़े बहुवचन है। द क्लास आर वाश्ड, ठीक। अब इसके बाद देखो अगला, ये समझ में आया होगा, मैं ऐसा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। द क्लास आर वाश्ड, पत्र क्यों नहीं भेजे जाते हैं, यानी पत्र किसी के द्वारा भेजे जा रहे हैं, तो इस वजह से ये पैसिव वॉइस में। देखो पत्र क्यों नहीं भेजे जाते हैं, पत्र को किसी के द्वारा भेजा जा रहा है, इस वजह से ये पैसिव वॉइस में है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये है हमारा डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव। देखो डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्यों आया है और इसके बाद इसमें नहीं भी है। तो डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव, तो हमने रूल में आपको बताया था डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव का सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखते हैं, ठीक। फिर इसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर इसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड, ठीक। तो ये है इसकी डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव, ये इसका नियम होता है, हमने बताया था। तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। तो WH वर्ड क्या है हमारा यहाँ पर, वाई। पत्र एक वचन है, बहुवचन भेजे जाते हैं, यानी एक पत्र नहीं है, पत्र बहुवचन है, इस वजह से यहाँ पर बहुवचन लगाएंगे। सहायक क्रिया क्या लगेगी, आर, वाई आर द लेटर्स, क्योंकि पैसिव वॉइस में है, वाई आर द लेटर्स। इसके बाद नॉट, इसके बाद मेन वर्ब क्या है, भेजना, सेंड, SENT, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाती है, इसी ये होती है सेंड, और इसके बाद सेंट, ये इसकी सेकेंड फॉर्म होती है सेंट, और थर्ड फॉर्म होती है सेंट, ठीक। ये होती है सेंड मीन्स होता है भेजना, सेंट। तो वाई आर द लेटर्स नॉट सेंड। इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव वर्ड्स का सेंटेंस है, इस वजह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया। अब देखो अगला हमारे साथ विद्यालय कौन जाता है, हमारे साथ विद्यालय कौन जाता है, ये है एक्टिव वॉइस में। तो चलिए इसको देखते हैं, हमारे साथ विद्यालय कौन जाता है। अगर देखो अगर किसी सेंटेंस में अगर क्यों आ गया है, क्यों हो गया, WHO, ठीक। ये से अगर किसी भी सेंटेंस में अगर WHO यानी हु आ रहा है, तो वो सेंटेंस ये समझ लेना, चाहे जिस टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे जिस सेंटेंस का हो, अगर हु आ रहा है तो याद रखना वो प्रेजेंट का है। प्रेजेंट अगर इंडिफिनिट का है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल तरीके बनेगा। अगर पास्ट का है तो पास्ट इंडिफिनिट का, यानी जिस टेंस का है। अगर जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस का है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जो सिंपल में नियम लगता है वही नियम उसमें लगेगा। अगर पास्ट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट का सिंपल बनाने में जो नियम लगता है वही नियम इसमें भी लगता है। जैसे ये हमारा सेंटेंस है, देखो हमारे साथ विद्यालय कौन जाता है, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। तो हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इसमें सिंपल का नियम लगेगा, यानी कि साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट में साधारण वाक्य बनाने का ये नियम है कि मेन वर्ब में हम एस या ES का प्रयोग करते हैं। और ये हमने बताया था, ये याद रखना कि ये हु एक वचन कर्ता के रूप में आता है, हु एक वचन कर्ता के रूप में आता है। देखो हु एक वचन कर्ता, यानी कि अपने साथ ये एक वचन, ये समझ लेना 90% ये एक वचन कर्ता के साथ आता है, यानी कि हु को सिंगुलर माना जाता है, सब्जेक्ट के रूप में ये सिंगुलर आता है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ठीक। ये एज ए सब्जेक्ट कार्य करता है, एज ए सब्जेक्ट की तरीके का कार्य करता है। और ये याद रखना ये 90% ये एक वचन कर्ता के रूप में होता है, ठीक। चलिए अब इसके बाद देखो आगे समझो। तो हमारे साथ विद्यालय कौन जाता है,
तो हु हु। अब इसके बाद देखो यहाँ पर कर्ता हो गया, कर्ता के बाद आती है क्रिया। तो क्रिया यहाँ पर जाना, यानी कि मेन वर्ब के रूप में जाना है। तो यहाँ पर इसका लगाएंगे सिंपल का नियम, यानी मेन वर्ब में एस या ई एस ये माना जाता है एक वचन करता, हु एक वचन करता। तो इस वजह से यहाँ पर लगाएंगे गोज, हु गोज टू स्कूल, हु गोज टू स्कूल विथ अस, हमारे साथ है। हु गोज टू स्कूल विथ अस, हमारे साथ विद्यालय कौन जाता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर हु पहले करता है, ये हमने हु की जितनी होती है बात हमने हु की बताई कि इसमें ये करता है एक वचन के रूप में होता है, और ये 90% यानी सिंगुलर, ये तुम्हारे लेवल ये समझ लेना, ये सिंगुलर में ही प्रयोग होता है। अगर जो सेंटेंस आएंगे हमारे तो वो बता देंगे, जब सेंटेंस आएंगे तो उसमें बहुवचन कब हु को कैसे बहुवचन के रूप में ट्रीट किया जाता है। ठीक, तो ये हु की इतनी बात हो गई, ये याद रखना कि हु एज ए सब्जेक्ट कार्य करता है और ये एक वचनकर्ता के रूप में होता है। और अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के सिंपल ही तरीके बनेगा, यानी साधारण वाक्य जैसे हम बनाते हैं उसी प्रकार बनेगा। अगर पास्ट इंडिफिनिट का है तो पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल वाक्य यानी मेन वर्ब की उसमें सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, तो ऐसे कार्य करता है। अब देखो तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। अब ये विच की समझो, विच मीन्स होता है कौन सा या कौन सी, विच मीन्स होता है कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी, विच मीन्स। अब इसके बाद समझो, देखो विच एक विच हो गया, और इसके बाद हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मैनी हाउ मच, इसका मतलब होता है कितना कितनी, कितना कितनी। देखो ये विच हो गया, हाउ मैनी हाउ मच, विच माने होता है कौन सा या कौन सी, हाउ मैनी हाउ मच ये आते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, वे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे चारपाई हो गए, उसके बाद आपके दरवाजे हो गए, चेयर्स हो गई, लड़के हो गए, स्कूल हो गए, जिनको हम गिन सकते हैं उनको कहा जाता है काउंटेबल नाउन। और जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उनको कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, उनको कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिसको गिना जा सके उसे काउंटेबल नाउन, और जिसको हम गिन ना सके उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो देखो हाउ मैनी के साथ आता है, हाउ मैनी आता है काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल यानी जिसको हम गिन सकते हैं उसके साथ आता है हाउ मैनी, और हाउ मच के साथ आता है, हाउ मच आता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अगर जिसको हम गिन नहीं सकते उसके साथ आता है हाउ मच, और जिसको हम गिन सकते हैं उसके साथ आता है हाउ मैनी। और ये याद रखना, ये ऐसे सेंटेंस है, ये ऐसे विच हो गया, हाउ मैनी हो गया, हाउ मच, ये अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि इनके साथ जो ऑब्जेक्ट होगा उसी, ये अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो देखो इसमें कौन सी कक्षा, यानी कि इसमें ये ऑब्जेक्ट आ रहा है कक्षा, तो ऐसे ये हाउ मैनी और हाउ मच ये अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं। अगर वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान सुनना, अगर वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी इसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, इसमें हमें देखो तुम, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट रूप में कार्य कर रहा है तुम। अगर मान लो अगर इसमें आप सब्जेक्ट नहीं होता, सॉरी अगर सब्जेक्ट नहीं होता तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते इसके हिसाब से, यानी कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। अगर वाक्य में ये याद रखना हाउ मैनी हाउ मच हम दोनों साथ में तीनों बता रहे हैं, ये तीनों के भी ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो हाउ मच हो गया, हाउ मैनी हो गया और विच, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेते हैं। और अगर इनके वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है यानी कर्ता नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से जिस टेंस में होते हैं उसी की हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लेते हैं। अब इसको समझो, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, ठीक। अब इसके बाद इन विच क्लास, क्योंकि इन विच क्लास कौन सी कक्षा में हो, ये इनको पहले लगा सकते हो बाद में लगा सकते हो, हमने पहले लगा बनाया इन विच क्लास। देखो क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है ना क्लास साथ में, कौन सी कक्षा, तो हमने ऑब्जेक्ट को साथ में रखा है इन विच क्लास। अब इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है तुम,
तो यहाँ पर हम हेल्पिंग लगाएंगे तुम के हिसाब से, यानी यहाँ पर लगेगी हेल्पिंग और आर, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आ रहा है। अगर मान लो इसमें सब्जेक्ट ये तुम ना होता तो यहाँ पर हम फिर हेल्पिंग लगाते, सॉरी आर नहीं, यहाँ पर टू लगाएंगे, क्योंकि ये उसका है ना, एक प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का है। हमने सोचा पैसिव वॉइस का नहीं, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का है, एक्टिव वॉइस है। ठीक, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? इन विच क्लास डू यू रीड, ऐसे बना सकते हैं। या फिर विच क्लास डू यू रीड इन, यानी कि इनको इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ठीक, लेकिन इनको ये याद रखना। अब ये समझो अगर यहाँ पर तुम ना होता तो इन विच क्लास, और इसके बाद यहाँ पर हम क्लास के हिसाब से साइकिल की डज लगाते अगर तुम नहीं होता। लेकिन अगर ये याद रखना, अगर इसमें हाउ मैनी हो गया, हाउ मच हो गया और इसके बाद विच हो गया, इसमें अगर करता नहीं है तो हम जो ऑब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक, ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिल्कुल याद रखना कायदे से। ठीक, तुम कहाँ से आते हो? अब देखो फ्राम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब कोई चीज़ कहीं से अलग होती है, यानी कोई चीज़ अगर कहीं से अलग होती है, जैसे हम विद्यालय से घर आते हैं तो हम विद्यालय से अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम फ्राम को यूज़ करते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो हम उसके लिए फ्राम का यूज करते हैं। जब कोई वस्तु या कोई चीज़ जहाँ से अलग होती है तो उसके संबंध में हम फ्राम का प्रयोग करते हैं। तुम कहाँ से आते हो, यानी तुम कहीं से अलग हो रहे हो। ठीक, तो फ्राम वेयर, इसको फ्राम को प्रीपोजिशन को पहले भी बना सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। फ्राम वेयर, अब इसके बाद वेयर मीन्स कहाँ होता है? अब इसके बाद साइकिल लगेगी डू यू, डू यू, क्योंकि यहाँ पर करता यू है, बहुवचन करता है। फ्रॉम वेयर डू यू कम, यह इसको इसे बना सकते हैं, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम। हम इसका फ्रॉम प्रीपोजिशन इसकी इन की तरीके पहले भी लगा सकते हैं और लास्ट भी लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक, अब अगला देखो, राजू के द्वारा एक अच्छा गीत क्यों नहीं गाया जाता है? ये अब तो आपको पता चल रहा है कौन से सेंटेंस में है। राजू के द्वारा एक अच्छा गीत क्यों नहीं गाया जाता है? ये देखो किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, राजू के द्वारा, तो ये 100% पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में कौन सा है? जाता है, जाती है, जाते, ये क्रिया गाना आया, इसके बाद जाता है, जाती है, जाते हैं। ठीक, तो याद रखना पैसिव वॉइस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो देखो वो भी डबल इंट्रोगेटिव, यानी डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, क्योंकि क्यों नहीं लिखा है ना, डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स आया उसके बाद नहीं भी है, तो डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव है। तो भाई, ये देखो राजू के द्वारा है तो ये लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक, बाई करके, भाई डज, सॉरी भाई इज, क्योंकि पैसिव वॉइस में है ना, डज नहीं इज लगाएंगे। भाई इज ए सॉन्ग, वाई इज ए अच्छा भी है ना, विशेषण विधि है तो गुड लगा दो, अच्छा हमने गौर नहीं किया था। वाई इज ए गुड सॉन्ग नॉट, नहीं भी है। सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग, वाई इज ए गुड सॉन्ग नॉट संग बाई राजू, राजू का आर कैपिटल बनेगा। हमने बताया है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है, अगर कोई प्रॉपर नाउन हो तो उसका पहला अक्षर कैपिटल में बनता है। अगर किसी सब्जेक्ट का नाम हो, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर हो गई, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल में बनता है अगर कोई प्रॉपर नाउन हो। ठीक, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में ये है तो उनका पहला अक्षर यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चाहे वो वाक्य के बीच में हो या वाक्य के अंत में हो। ठीक, तो एक बार इसका देखो, कपड़े धोए जाते हैं, इसका रिवीजन समझते हैं। कपड़े धोए जाते हैं, कपड़े किसी के द्वारा धोए जा रहे हैं, इस वजह से ये हुआ पैसिव वॉइस में। ठीक, द क्लास आर वॉश्ड। ठीक, अब पत्र क्यों नहीं भेजे जाते हैं? तो भाई आर द लेटर्स नॉट सेंट, पत्र किसी के द्वारा भेजे जा रहे हैं, इस वजह से ये इसको ये पैसिव वॉइस में, ये भी है पैसिव वॉइस में, ये भी पैसिव वॉइस में है।
हमारे साथ विद्यालय कौन जाता है, हमने आपको हु की जितनी कहानी थी उतनी हमने बता दी। हु की मतलब कि ये इसका इसे से यूज़ होता है और इसको गौर करके पढ़ना, ठीक है। हु हमेशा ये याद रखना एज ए सब्जेक्ट कार्य करता है और इसके बाद ये एक वचन के रूप में होता है, ठीक। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, हमने यहाँ पर देखो विच की आपको जितनी बात थी विच की भी बताई और इसके बाद हाउ मैनी हाउ मच के साथ हमने आपको कनेक्ट करके बता दिया, ठीक। अब इसके बाद फ्रॉम, ये मतलब फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं और इसके बाद ये हो गई। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है फिर हो नहीं पाएगा। तो चलिए आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ाया गया है, क्योंकि मैंने इसको एकदम बेसिक से लिया है, बेसिक से एडवांस हम पढ़ा रहे हैं। तो ये अभी आप लोगों का ये अभी कल हम पढ़ाएंगे आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके बाद जब जैसे हमारा ये प्रेजेंट का पार्ट पूरा हो जाएगा तो हम ऐसा करेंगे, एक दिन सभी टेंस जितने हम पढ़ा देंगे, 4 प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें करीब सभी सेंटेंसों के 10 से 15 एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल ऐसे